वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप समय निकाल कर ये मीटअप अटेंड करने के लिए आए हैं। मेरा नाम है चिराग जोशी, मैं सैमको में चीफ ग्रोथ ऑफिसर हूँ। और आज ये डिजिटल मीटअप में हम सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर एनएफओ के बारे में बात करेंगे, जो ओपन हो रहा है 15 नवंबर को और क्लोज होगा ये 16 दिसंबर को। मेरे साथ आज उमेश कुमार मेहता जी है, जो सैमको म्यूचुअल फंड के सीआईओ है। और ये हमें सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। जो भी आपके सवाल है हम प्रेजेंटेशन के अंत में एक साथ लेंगे। और शुरू करने के पहले पूरी सैमको म्यूचुअल फंड टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे साथ आज जुड़े हैं। उमेश जी, आप प्लीज टेक ओवर द स्टेज। थैंक यू चिराग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चिराग ने बताया कि हम एनएफओ लॉन्च के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो आपके स्क्रीन के सामने जो आप देख रहे हो वो तो द स्टॉर्म इज कमिंग, एक तूफान आ रहा है, वो आपको दिख रहा है। वैसे तो दोस्तों जिंदगी में कई स्टॉर्म आप देखो या एक अपॉर्चुनिटी देखो, मतलब देखने का नजरिया है। लेकिन हाँ, जो ईएलएस एज ए कैटेगरी जहाँ पे हम एनएफओ ला रहे हैं, वहां पे काफी बड़ी हलचल हुई है, होने वाली है। और ये हलचल क्या है, आइए देखते हैं। तो ये सेबी का एक सर्कुलर आया है मई 2020 में, जहाँ पे अब परमिशन मिली है कि ईएलएसएस एज ए कैटेगरी में अब पैसिव फंड लॉन्च हो सकता है। तो ये जो सर्कुलर है, इसके कारण एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। क्योंकि जो लोग लाइन में खड़े हैं या जिनको लाइसेंस मिलना बाकी या इन प्रिंसिपल हुआ है, वो सारे के सारे तो राह देख रहे हैं कि कब हमें परमिशन मिले और सबसे पहले हम कैसे ईएलएसएस कैटेगरी पे हम जाएं, क्योंकि वो तो अलाउड है। और ईएलएसएस कैटेगरी पेरिनियल है, मतलब ये सदाबहार है, हर लोग पैसा इसमें डालते हैं, इसमें टैक्स बचता है। और ये कोई चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे या ना करे, लेकिन टैक्स के लिए तो आदमी अवश्य ही इन्वेस्ट करता है। तो ये उस तरीके की कैटेगरी है। तो आइए समझते हैं कि क्या हलचल होने वाली है और किस तरीके से हम तैयार रहे, ताकि हम एक नई अपॉर्चुनिटी जो आगे आ रही है हम उसे कैसे ले सके। तो उसके पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम जो स्टॉक की बात करेंगे वो खाली एक एग्जांपल के लिए है। और इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट सस्टेन इन फ्यूचर। ये डिस्क्लेमर सभी स्लाइड के लिए एप्लीकेबल है। आइए अब शुरू करते हैं। आप अभी ये बताइए कि ये जो शिप दिख रही है, इसमें अगर सबसे ज्यादा वूल ऊन कौन देगा, तो शायद आप कोई बता नहीं पाओगे, क्योंकि सब एक जैसे लग रही है। बिल्कुल सही कहा। आज की तारीख में जो कैटेगरी है ईएलएस एज ए कैटेगरी, वो सब सेम है। 39 फंड हाउस है, 39 स्कीम्स अवेलेबल है आज की तारीख में, ज्यादातर सब सेम है। कैसे, आइए देखते हैं। 70% ऑफ द मनी जो एज ए कैटेगरी जो इन्वेस्टमेंट है, वो आज की तारीख में लार्ज कैप बकेट में है और बाकी स्मॉल और मिड है। तो ये आज इन्वेस्टर जब मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ये कोई भी फंड हाउस की स्कीम में, ईएलएसएस स्कीम में, तो उसे 70% लार्ज कैप पोर्टफोलियो उसकी झोली में आता है। तो ये कैटेगरी ये आज की तारीख में है। आइए, 1.5 लाख करोड़ एज ए कैटेगरी एयूएम है और 1 लाख करोड़ लार्ज कैप्स है। दूसरा फैक्ट, निफ्टी 500 अगर वो हम इंडेक्स देखते हैं तो उसमें 77% लार्ज कैप है। मतलब क्या हुआ कि जो लाइन में आगे खड़े हैं और जो पैसिव लाने के फिराक में है, वो तुरंत आके कहेंगे कि आज की तारीख में ये जो पूरी कैटेगरी है वो और कोई नहीं, सिर्फ इंडेक्स हगिंग पोर्टफोलियो, इंडेक्स हगिंग और फी ले रहे हैं एक्टिव। जी हाँ, बिल्कुल यही वो कहने वाले हैं सबको, क्योंकि आज जो फंड है 70% लार्ज कैप है और निफ्टी 500 का इंडेक्स कॉम्पोजिशन वो भी 70-75% लार्ज कैप है। तो लोग बोलेंगे आपने नया क्या दिया, व्हाट इज डिफरेंट। और अगर यही लेना है तो आप हमारा पैसिव लीजिए, ये जो नए लोग आने वाले हैं यही कहने वाले हैं। तो ये दोस्तों आज की तारीख में हकीकत है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आने वाला तूफान है। क्योंकि अभी जो फंड स्कीम लाने वाले हैं जो नए लोग, वो इसी
कैटेगरी पे सबसे पहले हमला करने वाले हैं। और एक और नई बात, ये जो 39 फंड है वो ज्यादातर सब सेम 15 स्टॉक ही ले रहे, उनके पास होल्डिंग में है। कौन से 15 स्टॉक? ये जो 15 स्टॉक्स है ये तकरीबन 40%, जो आप राइट साइड में देख रहे हो, ये 40% क्या है? ये 15 स्टॉक। इसमें आईसीआईसीआई बैंक 8-9% है, HDFC बैंक, रिलायंस, ITC, स्टेट बैंक, ज्यादातर सबके पास यही 15 स्टॉक है। और ये 15 स्टॉक तकरीबन 40% सबका पोर्टफोलियो वेट है। आइए अब समझते हैं, ये सबसे बड़ी आज की तारीख में एनालिटिकल स्लाइड है। हम सेंसेक्स को, क्योंकि सेंसेक्स 30 कंपनियों का एक बड़ी कंपनियों का लेखा जोखा है, तो हम 10-10 साल का उसका रिटर्न स्लाइस करते हैं। तो 1980 से 90 में 21%, 1990 से 2000 में 21%, 2010 से 13%, और 2010 से 2020 9%। अगर आप कोविड के लिए हम एडजस्ट करते हैं तो 11%। तो ये मार्केट की कैपेसिटी है। लार्ज कैप का जो रिटर्न पोटेंशियल है, और पिछले जो हम 10 साल में देख रहे हो, मार्केट का इसी है, इसी तरीके से आने वाला है। तो अगर जो इन्वेस्टर को कह दिया कि रिटर्न सिंस इंसेप्शन इतना है, मतलब कि आपने उसको आउटराइट ओवर कमिट किया है, अंडर डिलीवरी होने वाली है। क्योंकि अभी जो मार्केट की कैपेसिटी है रिटर्न देने की वो कम है, क्योंकि लार्ज कैप अगर है और लार्ज कैप की जो रिटर्न देने की क्षमता अगर कम है, तो इन्वेस्टर को भी रिटर्न उसी प्रकार मिलने वाले हैं। आइए, हमारा सॉल्यूशन क्या है? सैमको का ELS टैक्स सेवर फंड क्या है? तो मैं आपको एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट है जो हम चला रहे हैं, उसके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए पहले वो देखते हैं कि वो क्या हमारा नया सॉल्यूशन, क्या किस तरीके का हमारा सॉल्यूशन। पेश है अगला द्वंद्व, दो प्राणियों के बीच। पहला प्रतिस्पर्धी हाथी, दूसरा प्रतिस्पर्धी घोड़ा। दौड़ होगी। इन दोनों में ज्यादा तेज कौन लगता है? फिर सारे पैसे हाथी पर क्यों लगाएं? इसी तरह इन्वेस्टमेंट में घोड़े यानी छोटी कंपनियां भले ही सफर में उतार चढ़ाव हो, हाथी जैसी बड़ी कंपनियों से ज्यादा तेज भाग सकती हैं और ज्यादा पोटेंशियल भी दिखाती हैं। टैक्स, अगर घोड़े में इन्वेस्ट करने के साथ टैक्स सेविंग भी मिले तो? जी हाँ, पेश है सैमको ELSS टैक्स सेवर फंड, जो आपके लिए वेल्थ बनाए इंडिया की बेहतरीन स्मॉल और मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करके, और ELSS द्वारा टैक्स भी बचाए। आज ही इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, ELSS फंड जो प्रीडोमिनेंटली पूरा का पूरा पैसा जो हमको आएगा NFO में, हम सारा का सारा पैसा मिड और स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करेंगे। तो ये सैमको का ELSS टैक्स सेवर फंड है। आइए अब इसके बारे में समझते हैं। तो ये 3 साल का लॉक इन प्रोडक्ट है। और पोटेंशियल क्या है, स्मॉल और मिड कैप के पोटेंशियल कितना मिलेगा, तो आइए अब इस स्लाइड द्वारा समझते हैं। 3 साल का रिटर्न निफ्टी 50 जो बड़ी कंपनी है 49% है, और मिड कैप 97% है, और स्मॉल कैप 98% है। तो वैसे ही 5 साल 10 साल में रिटर्न डबल है 200%, और ये 383%। और वैसे ही 15 साल में अगर आप देखते हैं तो 240% निफ्टी है, और 400% तकरीबन डबल के आसपास मिड कैप है, और स्मॉल कैप 240 के आसपास है। एक सवाल होगा कि भाई स्मॉल कैप और निफ्टी, लार्ज कैप का मिड कैप निफ्टी 50 और स्मॉल कैप 250, इसका रिटर्न तो एक जैसा है। देखिए ऐसा है कि स्मॉल कैप जब बड़ी बन जाती है तो लार्ज मिड कैप बकेट में आ जाती है, इसलिए मिड कैप
का ज्यादा रिटर्न दिखता है। तो वैसे तो स्मॉल और मिड कैप दोनों कंपनियां अगर अच्छी क्वालिटी कंपनियां हैं तो वो रिटर्न ज्यादा देती है, लेकिन ये जो नंबर है बिकॉज देयर इज अ कैप, इनकी जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में जो इनके जो इंटरनल कैप्स है उसके कारण जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो वो मिड कैप में आके बैठ जाती है, और मिड कैप अगर और बड़ी हो जाती है तो निफ्टी 50 में आती है। तो वैसे ही इन शॉर्ट ये से पता चलता है कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का पोटेंशियल काफी अच्छा है। ये एवरेज एनुअल रिटर्न है निफ्टी 50 का जो 16% है, और ये मिड कैप 150 का 24% है। तो 8% अल्फा, ये दोनों का डिफरेंस इस तरीके से 8% अल्फा छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बनता है। ये रोलिंग रिटर्न देखते हैं आप। 3 ईयर रोलिंग रिटर्न मतलब पिछले 15 साल में कोई भी दिन अगर इन्वेस्टर पैसा लगाता है निफ्टी 500 में और सेम टाइम में अगर निफ्टी मिड और स्मॉल कैप 400 में पैसा लगाता है तो वो रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 8% का अल्फा बनता है। 48%, 49% इधर है और 41% इधर है। तो ये 9% का अल्फा ऑन अ 3 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस मिलेगा इन्वेस्टर को, प्रोवाइडेड ही इन्वेस्ट फॉर अ मिनिमम 3 ईयर पीरियड। तो इसलिए हमने 3 साल का रोलिंग पीरियड रिटर्न दिखाया। तो ये अल्फा बनाने की क्षमता स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में है। तो वोलेटिलिटी, जी हाँ, ये स्मॉल मिड कैप में सिर्फ एक परेशानी है, इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है, मतलब हलचल ज्यादा होती है, वाइब्रेशन हम जिसे कहते हैं कि कभी एक साल में उतार है, कभी चढ़ाव है। तो एक साल में कभी 150% ऊपर है, कभी 50% माइनस है, वापस 150% ऊपर है, कभी 70% ऊपर है, कभी 20% नीचे है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है, और वोलेटिलिटी के कारण इन्वेस्टर को डर लगता है। लेकिन ये डर कब खत्म हो जाएगा या कब कैसे कम होगा, जब आप 3 साल का वोलेटिलिटी देखते हो। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिखती है वो 3 ईयर वोलेटिलिटी है। तो 3 साल के टाइम फ्रेम में, 3 साल का लॉक इन पीरियड में वोलेटिलिटी काफी कम हो जाती है, और रिटर्न जो उसे मिलता है वो रिटर्न तो उतना ही ज्यादा मिलता है, लेकिन अब जो उतार चढ़ाव है वो काफी कम हो जाते हैं। तो इसलिए उसकी जो जर्नी है वो काफी स्मूथ हो जाती है और रिटर्न भी बेहतरीन मिलते हैं। तो ये मैजिक है स्मॉल और मिड कैप कंपनियों का जब आप 3 साल के लॉक इन पीरियड में लाते हो। तो ये इन्वेस्टर, ये एमफी के डेटा है, 2 साल के अंदर तकरीबन 50% इन्वेस्टर निकल जाते हैं, इतना ज्यादा टर्नओवर है। तो इसके लिए तो हम ये कहते हैं कि 3 साल का प्रोडक्ट कम से कम बेटर है, क्योंकि वो 3 साल लॉक इन के चक्कर में इन्वेस्टर बना तो रहेगा, और जब इन्वेस्टमेंट बना रहेगा तो उसे भी तब जाके रिटर्न मिलेगा, खाली आने जाने से रिटर्न इन्वेस्टर का बनता नहीं है। तो ये इंडस्ट्री का डेटा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि 3 साल के लॉकिंग पीरियड अगर है तो उसमें आप मिड और स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो डाल देते हैं, तब जाके वेरी हाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उसे इन्वेस्टर को बनेगा, तब जाके अच्छा पोटेंशियल इन्वेस्टर को दिखेगा। तो इसे हम ये कहते हैं ये सॉलिड कॉम्बिनेशन है। तो अब तक मोटा मोटी हमने बात की है कि ये हमारा सॉल्यूशन है। आइए अब हम देखते हैं कि हम इसे एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे, या हम आगे किस प्रकार से कंपनियां चुनेंगे अपने इन्वेस्टर के लिए। तो E3 स्ट्रेटेजी है, हम बाय करेंगे हेक्साशील्ड टेस्टेड जो कंपनियां पास होती है, दूसरा एफिशिएंट प्राइस पे हम बाय करेंगे, और तीसरा एक एफिशिएंट टर्नओवर मेंटेन करेंगे। आइए, एक तो सबसे बड़ा मिथ है आज की तारीख में कि भाई छोटी कंपनी है तो रिस्की है, वो नुकसान हो सकती है, या फिर वो कोर पोर्टफोलियो में हिस्सा नहीं ले सकती है, या वहां पे खतरा ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ है। आप बिलीव नहीं करोगे, छोटी छोटी कंपनियां अपनी इंडस्ट्री में लीडर है और वो हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, कंपनी कंसिस्टेंटली पैसा बनाती है। तो कई सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इवन इन स्मॉल एंड मिड कैप एज अ कैटेगरी। तो आइए अब देखते हैं। तो पेज इंडस्ट्रीज लीडिंग प्रीमियम इनरवेयर में सबसे बड़ा लीडर है, उसकी सबसे बड़ी ब्रांड है जॉकी। फिर कजारिया लार्जेस्ट टाइल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, अभी भी मिड कैप है। फाइन ऑर्गेनिक लीडर इन एडिटिव्स, मतलब एक केमिकल्स है, अभी भी एक मिड कैप कंपनी है। जुबिलेंट फूड वर्क, डोमिनोज पिज्जा, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, अभी भी एक मिड कैप है, अपनी इंडस्ट्री में लीडर है। ये हाई प्रॉफिट मार्जिन हाई ग्रोथ कंपनी है। CDSL दुनिया की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी, अभी स्मॉल कैप है अभी भी। तो ये सारी कंपनियों में काफी अच्छे पोटेंशियल्स और काफी अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो
तो देखिए मिड कैप है तो या तो वो स्मॉल कैप बन सकती है, वैल्यू डिस्ट्रॉय कर सकती है, या वो लार्ज कैप बन जाती है। तो ऐसा तो क्या होता है, जो कंपनी स्मॉल कैप बन जाती है फ्रॉम अ मिड कैप, तो क्या वेल्थ, तो अगर वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है तो क्यों डिस्ट्रॉय होती है कंपनी में वेल्थ, ऐसा तो क्या है? और अगर कंपनी बड़ी बन जाती है, अच्छा पैसा बनाती है, तो ऐसा तो उन कंपनियों में क्या है जिसके कारण वो अच्छा पैसा बनाते हैं? तो ये हमने एक डिटेल स्टडी किया। तो जैसे कि नेस्ले ने 20% रिटर्न दिया, बजाज फाइनेंस ने 42% कैगर रिटर्न दिया पिछले 15 साल में, टाइटन ने 26% दिया। तो ये सारी कंपनियों ने अच्छा पैसा बनाया। तो ये हमने जब हमने देखा तो ये हमें 6 पैरामीटर मिले जिसके कारण हमें पता चलता है कि या तो कंपनी बहुत अच्छा पैसा बनाएगी या कंपनी पैसा डिस्ट्रॉय करेगी। ये 6 क्राइटेरिया है। पहला, अगर मिड कैप बिजनेस वो स्मॉल कैप बन जाता है, मतलब कंपनी वेल्थ पैसा नुकसान करती है या वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है, उन कंपनियों की ये 6 पैरामीटर्स हैं। कैसे? उनमें सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं रहती, या ग्रोथ कम दिखती है, या सस्टेनेबल नहीं है, या उनमें रेगुलेटरी ओवर है, मतलब उनके कायदे कानून काफी सारे तगड़े हैं उस इंडस्ट्री में। वो कंपनियों में, वो इंडस्ट्री जहाँ पे काम करते हैं उसमें एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी कंपनी आके अपने धंधा शुरू कर सकती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन कंपनियों का वीक था, कैश फ्लो मैनेज नहीं कर सकती थी, मतलब जो उसका जो इन्वेंट्री है या वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे इसलिए उन्हें बोरो करना पड़ता था, और बोरो करना पड़ता था इसलिए वो कंपनियां सब हाई डेट थी। तो ये जब 6 पैरामीटर जब होते हैं तो कंपनियां वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है, और ये जब 6 पैरामीटर रहते हैं तो कंपनी अच्छा पैसा बनाती है। क्या है वो? मिड कैप, शायद लार्ज कैप या मेगा कैप बन जाती है। उन कंपनियों में ग्रोथ सस्टेनेबल थी, रेगुलेटर एक मायने में एक रीजनेबल रेगुलेटर था, जहां पे वो एक रीजनेबल प्रोटेक्शन देता था और एक रेगुलेट भी होता था। एंट्री बैरियर उन सेक्टर में था ताकि एग्जिस्टिंग कंपनियां अपने आप को बचा सके और अच्छा पैसा बना सके और नए कंपनियां आ ना सके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन कंपनियों में अच्छी थी। कैश फ्लो मैनेज, मतलब वो अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल या जिसे हम कहते हैं इन्वेंट्री को सही तरीके से कैश में तुरंत फटाफट कन्वर्ट कर लेते थे, पैसा बनाते थे कैश में, और उन कंपनियों में डेट कम था। तो ये जब 6 पैरामीटर रहते हैं तो कंपनियां वेल्थ क्रिएटिंग होती है, और स्मॉल से मिड बनती है और मिड से लार्ज बनती है। तो इसे हम कहते हैं क्वालिटी। तो हमारा जो एग्जाशील्ड वाला फ्रेमवर्क है वो यही 6 पैरामीटर में कंपनियों को तपासता है, उनको ये 6 पैरामीटर में टेस्ट करता है, और अगर हर एक 6 पैरामीटर में अगर कंपनी पास होती है तभी वो हमारे इन्वेस्टेबल यूनिवर्स में आती है, और फिर उसी में से हम अच्छी कंपनियां चुनते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है। ग्लोबली ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 67,000 एक्टिवली लिस्टेड कंपनियां हैं, और उसमें से 180 कंपनियां पास होती है, तकरीबन 100 भारत में और 80 विदेशों में। तो एक सवाल होगा कि भाई विदेशों में खाली 80 क्यों? वैसे तो जो रेगुलेटर है, या हम जिसे कहते हैं कंट्री एज अ रिस्क, वो चाइना निकल जाता है, रशिया निकल जाता है, ताइवान निकल जाता है, ऐसे कई छोटे छोटे देश निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ भी तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो कई सारे कंपनियों में ग्रोथ एक नॉमिनल है, या ज्यादा इतनी ग्रोथ आती नहीं है व्हेन वी से एवरीथिंग ऑन अ ग्लोबल स्केल। इसलिए कई लिमिटेड कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में जो हाई ग्रोथ ओरिएंटेड, प्राइसिंग पावर, जीरो डेट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली है, और कंपेयर टू दैट भारत में भी 100 कंपनियां पास होती है। तो आइए समझते हैं कि अंडरलाइंग ड्राइवर्स किस तरीके की वो कंपनियां क्वालिटेटिवली, मतलब हम कैसे उसे देखें, या हमारा नजर, हम कैसे उसके लुक एंड फील को हम समझ सके। तो ये 7 पैरामीटर है जिससे उस तरीके की कंपनियां हमारे एग्जाशील्ड फ्रेमवर्क में पास होगी। पहला, इसेंशियल नॉन डिफरेबल प्रोडक्ट, मतलब कि अगर मुझे आज बुखार आया तो मैं कल जाने ही वाला हूँ एक लैब टेस्ट के लिए, तो लैब टेस्ट कंपनियों के पास प्राइसिंग पावर है, क्योंकि बार्गेनिंग पावर उनका ज्यादा है, और बार्गेनिंग पावर है तो उनके पास प्राइसिंग पावर है। और अगर हम पोस्टपोन कर सके, अभी नहीं, अगर मैं गाड़ी बाद में लूंगा, या मैं घर मुझे लेना है लेकिन मैं बाद में लूंगा, तो ये सब पोस्टपोन करने वाली चीजें हैं। अगर साबुन है तो मुझे साबुन, अगर मैं आज लेता हूं तो मुझे 7 दिन बाद वापस साबुन लेना पड़ेगा। तो ऐसी जो कंपनियां हैं जहां पे हम डिमांड पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो वो कंपनी काफी अच्छी है, क्योंकि इन कंपनियों में जो मैन्युफैक्चरर है वो डिमांड प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भैया आज उमेश मेहता ने साबुन लिया है तो 7 दिन बाद वापस लेने आएगा। अगर वापस लेने आएगा तो इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल साइकिल, सेल्स मैनेजमेंट वगैरह उन तरीके से करते हैं। लेकिन आज अगर उमेश मेहता ने मकान लिया है तो शायद अगला मकान वो अगले जन्म में ले, तो जो बिल्डर है
वो अपना जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है या जो प्रोजेक्शंस है वो काफी उनको कठिनाई होती है। इसलिए फिर वो जेनरिक इकोनॉमी बढ़ रही है तो वो मकान बनाओ और एक दिन वो फंस जाता है, और एक दिन वो जब फंस जाता है तो सारी की सारी इन्वेंट्री जो बच जाती है उसकी, वो सारा फिर बैंकर ले जाता है और एक्चुअली वो बैंकिंग के लिए काम करता है। तो हमें इस तरीके की कंपनियों में पैसा शुरू से इन्वेस्ट ही नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके की कंपनियां कुछ समय में चलती है, कुछ समय में नहीं चलती है, और इन्वेस्टर को बहुत बड़ी उसमें वॉलिटिलिटी मिलती है, एक समय में इतना ऊपर वापस नीचे। तो इस तरीके के इन्वेस्टर को हजम नहीं होता है, तो इट इज बेटर नॉट टू बाय इन दिस टाइप ऑफ कंपनी। फिर रिपीट परचेज, जिसकी वेलोसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा, उतना प्रोडक्ट अच्छा, उतनी कंपनी अच्छी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भैया साबुन का एग्जांपल है, टूथपेस्ट का एग्जांपल है, ये हम वी हैव अ वेरी फास्ट डिमांड, आज लिया वापस 7 दिन बाद लेंगे, वापस 7 दिन बाद लेंगे। तो इस तरीके की कंपनियां जहाँ पे रिपीट परचेज है वो काफी अच्छे बिजनेस है, वो कंसिस्टेंट पैसा बनाते हैं, वो वेल्थ कंपाउंडिंग करते हैं। जो प्राइस सेटर है, आज मैगी अपना प्राइस डिक्टेट कर सकता है, तो मतलब उसके पास प्राइसिंग पावर है तो अच्छे बुरे समय में कंपनी कंसिस्टेंटली पैसा बनाएगी। और जो सिक्लिकल है, जो मेटल है, उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, उस कंपनी में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा रहते हैं, और उतार चढ़ाव अगर ज्यादा रहते हैं तो इन्वेस्टर को कई समय में उसे लगता है कि रिटर्न बनता नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टील कंपनियां या मेटल कंपनियां 10-10, 15-15 साल तक उनके भाव चले ही नहीं है। तो ऐसी सारी कंपनियां जहाँ पे प्राइसिंग पावर नहीं है, जो प्राइस सेटर नहीं है, और जो ग्लोबल फैक्टर्स या एक ब्रॉड कंपटीशन या ब्रॉड मैक्रोस के ऊपर उनके नफे नुकसान अगर आधारित है, तो इट इज बेटर कि हम ये कंपनियां इस तरीके से अवॉइड करें, और जो प्राइस सेटर है उसी कंपनियों में हम पैसा इन्वेस्ट करें। और जिसके पास इंटेंजिबल है, ब्रांड्स है, क्योंकि इंटेंजिबल है, दिखता नहीं है, अगर दिखता नहीं है तो बैंक फाइनेंस करता नहीं, अगर बैंक फाइनेंस करता नहीं है तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जो अच्छा कर रही है, वो नया कंपटीशन आता नहीं, तो कंपनी ग्रो करती है और पैसा शेयर होल्डर के लिए कंसिस्टेंटली बनाती है। तो ये सारे के सारे ऐसे ब्रॉडली 7 पैरामीटर में आगे और डिटेल में इनकी बात करता हूँ। तो ये पेज इंडस्ट्रीज है, 32% कैगर रिटर्न जब था पहले, जब मिड कैप था, और आज लार्ज कैप बन गया है। फिर ये कजारिया सिरम 1,500 करोड़ का पहले मार्केट कैप था, 28% कैगर रिटर्न, आज अभी भी ये मिड कैप है, और 10% मार्केट शेयर है इंडियन टाइल मार्केट में। और जैसे बहुत बड़ा पेनिट्रेशन है, अभी वी आर ऑल अंडर इन्वेस्टेड, कई मकान बनने बाकी है। तो हो सकता है कि ऐसी सब कंपनियां कंटिन्यूसली पैसा बनाए और पैसा इन्वेस्टर का कंपाउंड हो। फाइन ऑर्गेनिक 53% कैगर रिटर्न बना है, जब 2,500 करोड़ की मार्केट कैप, आज 21,000 करोड़ अभी भी मिड कैप कंपनी में है, मिड कैप एज ए कैटेगरी में है। फिर पीआई इंडस्ट्रीज 39% कैगर रिटर्न, पहले जब था तब पहले छोटी कंपनी थी, आज ये मिड कैप कंपनी है। क्रॉप प्रोटेक्शन में सिग्निफिकेंट इनके काम है, और ये काफी अच्छी उन्होंने R&D करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ताकि फार्मर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छा क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस दे सके। JB केमिकल 38% कैगर रिटर्न दिया है, 641 करोड़ का मार्केट कैप था, स्मॉल कैप कंपनी, आज ये मिड कैप कंपनी है। फास्टेस्ट ग्रोइंग 30 डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में ये कंपनी है, काफी हाई ग्रोथ कंपनी है। फिर LTTS लीडिंग R&D प्लेयर, ग्लोबल कंपनियां इसके पास आती है अब R&D आउटसोर्स कराने के लिए, काफी अच्छी लीडरशिप है। 8,000 करोड़ की मार्केट कैप से आज 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 38% कैगर रिटर्न कंपनी ने दिया है। विनती ऑर्गेनिक 44% कैगर रिटर्न, 550 करोड़ की मार्केट कैप वाला आज 21,000 करोड़ है, और एक वर्ल्ड ग्लोबल लीडर है, 65% मार्केट शेयर इन IBB आइसोब्यूटिलीन। और चाइना में जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग था वहां पे शट डाउन हो गया है, क्योंकि ये काफी अच्छे कॉम्पिटिटिव दाम में पैसा अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। तो और ये 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 5-10 साल में ये 40,000 होने वाला है, 1 लाख करोड़ होने वाला है। See, all these companies are growing at very very consistent, they have got high potential, और इन ये सब कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो आगे अच्छा मुनाफा बनेगा। 29% कैगर रिटर्न, ये कंपनी भी बालकृष्ण टायर फ्रॉम मिड कैप टू टुडे इज स्टिल अ मिड कैप, 36,000 करोड़ की मार्केट कैप है, वर्ल्ड लीडर है, 10-12% मार्केट शेयर है। ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर फ्यूचर रिटेल 57% माइनस। फिर इसने भी पैसा, MMTC ने पैसा वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है, लार्ज कैप इनफैक्ट
मेटल्स कंपनी में है, जिसके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, तो इस तरीके से ही काम होता है। सुजलॉन एनर्जी अगेन 14% माइनस, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, हाई डेट कंपनी है, प्रमोटर ने काफी एक्सेसिव एक्सपेंशन कर लिया था और उसके बाद कंपनी की ये हालत हुई है। और अब आइए बात करते हैं E2 स्ट्रेटेजी की, कि एफिशिएंट प्राइस। ऐसे तो कंपनी अब बहुत सारी अच्छी कंपनी रहती है, लेकिन आपको सही दाम में भी तो लेना है। एक प्रिंसिपल है, अच्छी कंपनी सस्ती तो रहने वाली नहीं है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसलिए हमें देखना है कि हम एकदम अति भाव ना दे, लेकिन महंगी तो रहेगी। तो ये हम जो पैरामीटर देखते हैं वो कैश फ्लो यील्ड, कि हम जो ब्रॉडली कंपनी हम खरीदते हैं तो लास्ट में शेयर होल्डर के लिए कैश फ्लो, कैश कितना बनता है। एक्चुअली दिस इज एन अनबायस्ड, या मतलब ये एक सीधा सरल तरीका है देखने का, भैया आपने पैसा कितना बनाया, कैश फ्लो कितना जनरेट किया शेयर होल्डर के लिए। तो कई अच्छी कंपनियां, फॉर एग्जांपल डी-मार्ट भले अच्छी है, लेकिन वो कैश फ्लो, फ्री एडजस्टेड कैश फ्लो खाली आधा टका बनता है। आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया कंपनी में, तो खाली साल के बाद आपको 8 आना कंपनी देगी। तो ये महंगा बहुत है। और तकरीबन और कंपेयर टू दैट, अगर आप 100 रुपया करते हो, तो अगर 100 दो सवा दो 2.5 रुपया मिलता है, तो मतलब आपको लगता है चलो भाई कंपनी अच्छी है। तो हम क्या देखते हैं कि रिलेटिवली क्वालिटी तो आगे, फिर देखते हैं कि भाई विद इन क्वालिटी कौन सी कंपनी रीजनेबली प्राइस्ड है, ताकि हम इन्वेस्टर का पैसा लगाए। कंपनी अच्छी तो बहुत है, लेकिन पैसा भी तो उसको रीजनेबल देना है। तो अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो यील्ड 8 आना है और किसी कंपनी का कैश फ्लो यील्ड 2% है, तो ऑब्वियसली अच्छी है। अगर पैरामीटर दोनों कंपनी अच्छी है, तो हम 2 रुपया दे के 2 रुपया वाली कंपनी लेंगे, तभी हम इन्वेस्टर को अच्छा पैसा बना के देंगे। सो अब कब एंटर करेंगे, जब हाई कंपाउंडिंग एबिलिटी होगी कंपनी की, हेक्साशील्ड टेस्ट हमारी कंपनी पास करेगी, वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड होगा, और स्ट्रॉन्ग रिलेटिव परफॉर्मेंस होगा। रिलेटिव परफॉर्मेंस मतलब भाई मार्केट में भी दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये कंपनी आगे चल रही, घोड़ा है, कोई टट्टू तो नहीं है अपने पास, मतलब स्लो मूविंग तो नहीं है। सो व्हेन वी विल एग्जिट, व्हेन स्टॉक हम लेने के बाद अगर स्टॉक बाद में हेक्साशील्ड टेस्ट फेल करता है, या कोई कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, विनर्स है विद 10% सेबी प्रिस्क्राइब लिमिट, या मिड कैप कभी कभार लार्ज कैप और मेगा कैप बन जाती है, इतनी ग्रोथ होती है, तब हम शायद देखेंगे शायद निकाले कि नहीं। और सिग्निफिकेंट रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस, मार्केट में वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये सब कंडीशन में हम स्टॉक को निकालेंगे। और फिर एफिशिएंट टर्नओवर, कि हम एफिशिएंट टर्नओवर भी मेंटेन करेंगे। अगर कंपनी स्मॉल से मिड और मिड से लार्ज बन गई, तो हम शायद उसको बेचेंगे, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए 1900 कंपनी है, एनएसई में 2000 लिस्टेड कंपनी है। जो टॉप 100 को आप अगर हम निकालते हैं लार्ज कैप्स को, तो बची 1900 कंपनी में। हो सकता है कि कई बार कई चीजों में उथल पाथल होती है कंपनियों में, तो कहीं अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखती है तो हम उस कंपनी में लेंगे। अगर हमारे पास जो इन्वेस्टिंग कंपनी में अगर लगे कि उस कंपेयर टू दैट और दूसरी कंपनी में अगर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो हम वहां इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से उसमें टर्नओवर भी होगा। तो आइडियली द नंबर दैट वी आर लुकिंग एट, कि हम तकरीबन 35 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। 35 क्यों? क्योंकि इसमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है, हम सारी भारत की कंपनियों में लिस्टेड करेंगे। लोअर लिक्विडिटी थोड़ी बहुत हो सकती है उसमें, उन कंपनियों में प्राइस वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत हायर ज्यादा हो सकती है, थोड़ी बहुत बिजनेस रिस्क भी हो सकती है। इसलिए 35 एक ऑप्टिमम नंबर है, जहां पे हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी इन्वेस्टर का हम उसे दे पाएंगे, और वॉलेटिलिटी भी उसमें नपीतुली रहेगी। इसलिए 35 स्टॉक एक अच्छा नंबर है, जिससे हम स्मॉल और अपना ELSS में हम 35 शेयर्स खरीदेंगे। तो भाई अगर आपका स्मॉल मिड कैप है, तो आपकी फंड की साइज कितनी होगी? भाई बहुत बड़ी होगी। देख कैसे होगी, नंबर ऑफ स्टॉक्स हम जो 35 है, एवरेज बेच 2.85% होगा। एवरेज मिड कैप की मार्केट कैप आज की तारीख में 28,000 करोड़ है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 35 इंटू 28 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस वेट, तो 27,000 करोड़ का आज की तारीख में अपने फंड कैपेसिटीज या फंड में इनफ्लो आने की कैपेसिटी है। तो तब तक हम कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मिड है स्मॉल कैप है तो छोटा मोटा पैसा ही ये फंड ले सकता है, ऐसा नहीं। फंड की कैपेसिटी काफी अच्छी है। तो समरी में 35 स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे जो हेक्साशील्ड पास होती है, प्रीडोमिनेटली इन स्मॉल एंड मिड कैप बिजनेस एक्टिवली मॉनिटर करेंगे, एंड वी विल होल्ड आवर विनर्स। तो ब्रॉडली बेनिफिट क्या है इसमें? एक तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, हाई पोटेंशियल
ड्यू टू मिड एंड स्मॉल कैप कंपनी का पोर्टफोलियो रहेगा और 3 साल का लॉक इन है, 3 साल का लॉक इन है, इसलिए जो वॉलिटिलिटी होने वाली है वो स्मूदन आउट हो जाएगी। ये एक विन विन कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए ये काफी एक अच्छा बेहतरीन। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन्वेस्टर को हाईएस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रदान करें ऑन अ 3 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस। तो ये कुछ बता देते हैं कि बिगिनिंग डेट इज 15th नवंबर, 16th दिसंबर को क्लोज होगा एनएफओ और वापस रीओपन होगा 29th दिसंबर। तो ये मोटा मोटी ELSS फंड के बारे में जानकारी है। आइए अब और भी थोड़ी बात करते हैं। वी एज AMC हमारे थॉट प्रोसेस, हम किस तरीके से देखते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स को, हम किस प्रकार से कंपनियां चुनते हैं और हमारा ब्रॉड थॉट प्रोसेस क्या है मार्केट के ऊपर और आगे किस तरीके से पैसा बनेगा। तो उसके पहले ये मैं थोड़ा बता दूं, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। श्री GN वाजपेयी जी जो हमारे चेयरमैन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो फॉर्मर LIC से भी चेयरमैन रह चुके हैं। प्रभात कुमार जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड। शैलेश गेडिया जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। विपुल मोदी जी नॉन एग्जीक्यूटिव एसोसिएट डायरेक्टर जो हमारे सैमको के ग्रुप चेयरमैन है। अशोक कक्कर जी चेयरमैन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ही वाज फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट सेबी। ईश्वर नायक जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। कन्नू दोशी जी नॉन एग्जीक्यूटिव एसोसिएट डायरेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं निपॉन, मोतीलाल और ईडलवाइज AMC में। जिमित मोदी नॉन एग्जीक्यूटिव एसोसिएट डायरेक्टर जो हमारे ग्रुप के CEO है। विराज गांधी जो CEO है। उमेश कुमार मेहता, मैं CIO हूँ, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। फंड मैनेजर मिसेस निराली भंसाली और धवल धनानी और ये दिन। आइए अब थोड़ी बात करते हैं मार्केट में। तो मार्केट के विषय में आगे मार्केट किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके का पोटेंशियल इन्वेस्टर को लगता है, उसके पहले समझते हैं कि जो थॉट प्रोसेस हमारा, हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को देखते हैं या किस तरीके के शेयर्स चुनेंगे। तो हम थोड़ी 5-7 मिनट हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ऐसा है कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट मैंने जब देखा कि मैं कंपनियां खरीदूंगा, मैंने जब कंपनियां खरीदनी शुरू की, मैंने वो थॉट प्रोसेस जब चेंज किया मेरा, तब जाके मैंने बड़ा पैसा बनाया। मैंने लाइफ में पैसा कंपाउंडिंग किया। अगर मैं पहले स्टॉक देखता था, ये मैंने शेयर खरीदा, ये बेचा, तो उससे मेरा बड़ा अच्छा लंबा पैसा नहीं बना है। तो ये थॉट प्रोसेस जो वॉरेन बफेट का था, उसी के कारण वॉरेन बफेट इतने बड़े हुए हैं। तो हम भी वही हमारा थॉट प्रोसेस है कि हमें अगर बिजनेस खरीदना है, शेयर्स 2, 500, लाख, 2 लाख नहीं खरीदने हैं। हमें अगर बिजनेस खरीदना है तो हम कौन सा बिजनेस खरीदेंगे। तो आइए मैं उसके बारे में थोड़ी बात करता हूं अगले 2-4 मिनट में। देखिए ऐसा है कि 2 कंपनी है जिसे लेनी है हमें और आपको। वी हैव टू बाय द बिजनेस बिकॉज वी लाइक इट एंड वी वांट टू डू इट। हमें अच्छा लगता है इसलिए हमें बिजनेस लेना है। तो देखिए 2 कंपनी है, एक कंपनी का 13% मार्कअप है और एक कंपनी का 4% मार्कअप है। तो ये वाली कंपनी अच्छी है क्योंकि इसमें नफा ज्यादा है या इसका पोटेंशियल ज्यादा है। दूसरा, ये कंपनी 30% ग्रो करती है और ये कंपनी 15-20% ग्रो करती है। तो कंपनी का कंपाउंडिंग फैक्टर इसका ज्यादा है क्योंकि ग्रोथ फैक्टर ज्यादा है, 30% ये हर साल पैसा आगे करती है। तीसरा, इसका जो मकान मालिक है ये कंपनी को बोलता है अगर मैं कहूं तो तुझे बेचना पड़ेगा, तेरी मालिकी तुझे बेचनी पड़ेगी या तेरी टीम में तुझे चेंज लाना पड़ेगा। इस धंधे को, इसको मकान मालिक बोलता है कि जब तक तेरे को बिजनेस करना है कर ले, तू मेरा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना। आप और हम जितने भी इधर है इस वेबिनार में, सब लोग हम ये बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि भाई धंधा अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ग्रो करेंगे। ये जो बिजनेस है वो NBFC है और ये बिजनेस है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और फॉर दैट मैटर बैंक्स। कौन सा बिजनेस लोगे? देखिए यहाँ आपको रेगुलेटर बोलता है आपको ओनरशिप बेचनी पड़ेगी। यहाँ अगर मैं कहूँ तो मैं CEO अप्रूव करूंगा, काफी रिस्की है। यहाँ पे आप ओनरशिप रखो, आप अपने CEO रखो, यू डू जस्ट फॉलो द रूल्स। सो दिस कंपनी, देखो लैंडिंग बिजनेस है ना, बहुत बढ़िया बिजनेस है जहां पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन कौन सा व्हीकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से व्हीकल में आपको लैंडिंग बिजनेस करना है,
तो ये ज्यादा, क्योंकि लैंडिंग 24 घंटा 24/7 चलता है, डेली कंपाउंडिंग आपको लैंडिंग बिजनेस में मिलता है। तो एनबीएफसी इज अ फार सेफर मॉडल फॉर आवर इन्वेस्टर्स दैट वी वांट टू इन्वेस्ट। और आज की तारीख में एट एन एएमसी लेवल 20% is we have in NBFC and we have not invested in private sector bank. With this thought process, ultimately compounding factor NBFC का ज्यादा है। यहाँ पे रिस्क है, भले मार्केट में लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक ले, भले पीएसयू बैंक ले, क्योंकि वो इंडेक्स में इसलिए उनको शायद जस्टिफाई करे नहीं करे, भाई मार्केट ऊपर गया आप ऊपर गए, आप मार्केट नीचे गया आपका स्टॉक नीचे गया। भाई हमने तो कमिट किया है, भाई वी विल बी द एक्टिव, वी विल मैनेज फंड्स एक्टिवली, और एट एन एएमसी लेवल वी डिस्क्लोज एक्टिव शेयर डेली ऑफ आवर स्कीम्स, एंड जो ईएलएसएस स्कीम आने वाली उसका भी हम एक्टिव शेयर हाई रखेंगे और वो भी डेली डिस्क्लोज करेंगे। भाई आपका फंड एक्टिव है, एंड पैसा अगर इंडेक्स हगिंग अगर करना है, तो इंडेक्स पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो भाई वही करे ना। इन्वेस्टर को कमिट किया है, भाई आवर एक्टिव शेयर इज हाई, इफ वी आर टेकिंग एक्टिव फी, तो वी विल डिलीवर अ पोर्टफोलियो दैट इज वाइडली डिफरेंट और which has got the potential to deliver high risk adjusted return. That is our commitment, not that we will deliver in every 3 months or 6 months. वो अपना commitment नहीं है भाई। businesses भी पैसा बनेगा underlying business से, and if we understand that what are the kind of businesses that we are owning and we want to invest, that is the kind of return that they will deliver. So this was just a thought process that we want to share, that currently we are probably an only AMC who has around 20% in NBFCs as a category. Second, so we all talk about राकेश झुनझुनवाला की हम बात, अपना वॉरेन बफेट की बात करते हैं। आइए राकेश झुनझुनवाला उनके पोर्टफोलियो समझते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इतना बड़ा पैसा बनाया और कैसे किया। तो राकेश जी ने 2003-4 में कंपनी खरीदी थी लुपिन। तो लुपिन और टाइटन और 2-4 कंपनियों ने राकेश जी को बहुत बड़ा अच्छा पैसा बना के दिया। तो लुपिन जब उन्होंने खरीदी थी तब देशबंधु दास गुप्ता इंडियन प्रमोटर एंड उन्होंने प्रोफेशनल सीईओ को लेके आए थे, के शर्मा, कमल कुमार शर्मा। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ना, अ प्रोफेशनल एंड अ ओनर, तो ये कॉम्बिनेशन है, उसके कारण उन्होंने बहुत बड़ा एक विजन देखा कि ये जो सेफ है, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम देखते हैं तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर हैज टू बी सच so that because we, or for that matter no asset manager or for that matter no one can enter into the boardroom of a company. तो हम हमारा कॉमन सेंस से देखते हैं कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर सेफ है इन्वेस्टर के लिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं किसी के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन रतन टाटा जी का एग्जांपल लेते हैं। रतन जी ने 2007 में कंपनी खरीदी थी कोरस। सब लोगों ने मना किया था कि भाई इतनी महंगी कंपनी मत लो। उनका विजन था कि नहीं, मुझे दुनिया की टॉप 3 टॉप 4 कंपनी में स्टील कंपनी बनाना है। और लेने के बाद क्या हुआ, टाटा स्टील 15 साल तक सो गया। 15 साल तक। क्या हम हमारे इन्वेस्टर का पैसा अगर इस तरीके की कंपनियों में डाल के तो क्या होगा। तो व्हाट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हम क्या सोच रहे हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन है, ओनर है और साथ में प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, तो ये काफी बेटर है। क्योंकि ओनर ने अपना कभी दे दिया है, अपने सीईओ को कह दिया है, भाई बैक बोरो स्टील, तू मेरे को 20% की ग्रोथ लाके दे, तो वो मेहनत करेगा सीईओ। तो ये ज्यादा सेफर है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रमोटर भी इमोशनल बन जाता है, कभी वो भी, उनके भी बहुत बड़े ख्वाब रहते हैं, वो कभी ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टर को क्या चाहिए, इन्वेस्टर को उतनी रिस्क थोड़ी चाहिए, वो प्रमोटर थोड़ी है। इन्वेस्टर को चाहिए भाई मुझे कंसिस्टेंटली आप मेरे को अच्छा पैसा बनना चाहिए। तो ये अगर चाहिए तो ये जो कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया, दैट इज अ फार सेफर ऑप्शन। जहाँ पे तो हमारी आप इन्वेस्टी कंपनी देख लो, हम जहां हमने जो हमारे इन्वेस्टेबल जो हमने इन्वेस्ट किया है, डाबर, बर्मन्स द प्रमोटर, सिंगले द सीईओ, सॉरी मोहित मल्होत्रा द सीईओ, पारेख पीडीलाइट आप देखिए ओनर है पारेख, भरतपुरी द सीईओ, बजाज फाइनेंस राजीव जैन द सीईओ, बजाज फैमिली द ओनर, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज फैमिली एज द ओनर, सुधीर सीतापति द सीईओ, जुबिलेंट फूड अगेन ओनर सीईओ कॉम्बिनेशन, टीसीएस टाटा इज द ओनर, गोपीनाथन द सीईओ। ऐसी सारी almost all our investing company we ensure that at least the structure is right so that they don't take unnecessary risk for our investor and they are able to make
and able to grow consistently. So this is the thought process that we have. So one more thing that today we are having, and probably in the category, in the flexi-cap category that we are the only AMC who has 25% weight in technology, and none other guys are having that kind of, the average weight would be around 7-8%. And because of that, our car is moving little slower. So that's the reason. So now let's understand what's the potential of technology. See, industrial revolution lasted for 70 years. Technology revolution is just a 30-year-old baby. So there is a lot of runway. And what we have seen is, because these 5 companies or 6 companies or whatever the great Indian companies that we have got a great potential. और अगर टेक्नोलॉजी हैज नाउ बिकम अ नेसेसिटी, लोग बोलते हैं कोविड के पहले टेक्नोलॉजी डिस्क्रिशनरी था, लोग शायद करते हैं नहीं करते, लेकिन कोविड के बाद तो टेक्नोलॉजी एक्सपेंस तो सब लोग कर रहे हैं. तो अगर आप साबुन बनाने वाली कंपनी को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को 50-60 का पी मल्टीपल अगर देते हो, तो ये टेक्नोलॉजी कंपनी जो नेसेसिटी है खाली 20-25 का पी मल्टीपल. तो कहने का क्या मतलब है कि ये एसेट लाइट मॉडल है, 20% ग्रोथ है, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल है, पैसा बन रहा है. तो ऐसी कंपनी में जब हम इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करके रखेंगे तब जाके तो अच्छी ग्रोथ होगी. देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड बेट, हाई कन्विक्शन तो रखना ही पड़ेगा. वॉरेन बफेट ने भी, उन्होंने भी जो टॉप 10 है वो टॉप 10 इज 80%. तो तब जाके आज वॉरेन बफेट जो बने हैं, पूरी दुनिया में इतना पैसा बना है. अगर वो 50, 60, 70 स्टॉक लेके बैठते तो थोड़ी को इतना पैसा बनता. इसलिए मैंने आपको जैसा बताया कि टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ा पैसा कब बना है पिछले 100 साल में, जब आपको टेलविंड अच्छा मिले, मतलब आपको जो सेक्टर जहां पे हवा चल रही है, जो बड़ा हो रहा है सेक्टर, उस सेक्टर में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करो तब जाके बड़ा बनता है. तो अभी वही थॉट प्रोसेस है कि टेक्नोलॉजी में पैसा, और टेक्नोलॉजी ग्रो करने वाला है, बड़ा बिजनेस होने वाला है, और अभी तो उनकी दौड़ अभी लंबी बाकी है. तो हम अग्रेसिवली पैसा इन्वेस्ट करके रखेंगे अच्छी कंपनियों में तो अच्छा पैसा बनेगा. तो ये थॉट प्रोसेस है, कुछ मैंने सोचा शेयर करूं कि ब्रॉडली वी बिलीव अगले 10 साल में क्यों इंडिया में बहुत बड़ा पैसा बनेगा. अब आइए उसके बारे में थोड़ी 5 मिनट बात कर लेते हैं. एवरी मेजर कॉन्फ्लिक्ट पिछले 100 साल में हुआ है, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमेशा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, और वो ज्यादातर लोग ले नहीं पाए. आइए समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं. देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो वो भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट था, और अभी भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरी दुनिया में. रशिया और यूक्रेन क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई तो भरे 2 देशों में है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट है या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो पूरे विश्व में वो स्पिल ओवर हुए हैं. इसलिए उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, समझते हैं. देखिए, अमेरिका आज पूरी दुनिया में सुपर पावर क्यों बना? क्योंकि गणित सिंपल है. वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे यूरोप नीचे गया, अमेरिका ऊपर आया. वर्ल्ड वॉर 2 टाइम में वापस यूरोप और नीचे गया, अमेरिका और ऊपर आया. इस तरीके से आज अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर है. आज भारत इज वन ऑफ द बेनिफिशियरी कंट्री. वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में अमेरिका वाज अ मेजर बेनिफिशियरी कंट्री. हम बिकॉज आज हम क्रूड ऑयल शायद सस्ता ले सके, या जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस है भारत और चाइना का, वो अभी नॉमिनल हो गया है, सिर्फ 2-3% ही रह गया है. तो मैन्युफैक्चरिंग पूरा का पूरा भारत में भी आ रहा है. भारत में इस तरीके से जो ये भारत का पोटेंशियल है. अब वो आगे समझते हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर जब 1 हुआ था ना, तब सभी देशों ने बहुत सारी करेंसी प्रिंट की थी, क्योंकि वॉर में सब जायज है और सबको पैसा चाहिए, क्योंकि उनकी सेना को पैसा देना है, रीबिल्डिंग करना है. तो सब देशों ने अपनी करेंसी प्रिंट की थी. क्योंकि करेंसी प्रिंट की तो उसके बाद क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा. ये हर बार ऐसा ही हुआ है. और जैसे ये जब ये, और अभी भी हम यही सुन रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसलिए हमारा इन्वेस्टर बोलता है कि अरे भाई हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगा अमेरिका में, इसलिए हमें इन्वेस्ट नहीं करना है. ये सारी की सारी बात पहले भी हो चुकी थी. वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब पूरी दुनिया में लोगों को लगा, 1950 में जब कोरिया वॉर जब खत्म हुआ, तभी सब बड़े बड़े लोगों ने कहा अरे भाई अभी तो शांति है, नया ऑर्डर आने वाला नहीं, रीबिल्डिंग का, इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो पैसा बॉन्ड में डाल दो या पैसा फिक्स इनकम में लगा दो.
तो इक्विटी में पैसा बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े या जो महारथी लोगों का पूरे विश्व में 25% पैसा, 20-25% पैसा इक्विटी में था, 70-80% पैसा सब लोगों ने फिक्स इनकम में या बॉन्ड में लगा दिया था। और सबसे बड़ी वो उसके बाद ही जो तेजी चली 1950 से लेके 1960 और 1965 तक, जो 10-15 साल में 10-12x जो पैसा रिटर्न बना मार्केट का, इन्वेस्टर का, उसमें काफी बना। वो तो बेचारा 60 और 65 के साल में अमेरिका में घुसा, तब जाके उसे लगा रहे यार इतना सब लोगों ने पैसा बनाया, मैं भी बनाता हूँ। और फिर उसके बाद तो ये अमेरिका उन दिनों में, आप ये ध्यान से समझिए, 1950 से 1960-65 तक 8% ग्रो कर रहा था। आज भारत देश अकेला देश है जो 8% से ग्रो कर रहा है। और पूरे विश्व में अगर हम 195 कंपनी आप समझो, देश 195 देश अगर आप समझो या उसे कन्वर्ट करो 195 कंपनी, तो भारत ऐसा अकेला देश है जहां पे 8% की ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी है, जुडिशियरी है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है 35। ये सब पैसा जो 2 साल पहले कोविड में जो प्रिंट हुआ है, ये सब पैसा भारत में आने वाला है। चाइना में जाएगा नहीं, ताइवान में जाएगा नहीं, रशिया में जाएगा नहीं। लॉन्ग टर्म मनी हम जिसे कहते हैं, ये सब पैसा चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, सब पैसा भारत में आएगा और हमारा इन्वेस्टर ले नहीं पाएगा। इसलिए यही टाइम है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करो पैसा। अगले 10 साल के लिए भारत 10x होने वाला है और स्मॉल और मिड कैप में और भी अच्छा पोटेंशियल मिलेगा। सो अपना सैमको ELSS भले टैक्स मिले या ना मिले, उसे टैक्स के लिए टैक्स पे एडिशनल एडवांटेज है भाई। मिड और स्मॉल कैप वाला पोर्टफोलियो इस तरीके का 3 साल के लॉक इन में पैसा डाल, और अगर तेरे को अच्छा, उसको जब लगेगा अच्छा मेरा अच्छा पैसा बना है, तो और भी कंटिन्यू करेगा। इस तरीके से अगले 10 साल में इन्वेस्टर भी पैसा बनाएगा और हम और आप भी पैसा बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब ग्रोथ आएगी तो सब लोग इसमें विन विन सिचुएशन होगा। तो ये हमारा ये ब्रॉड थॉट प्रोसेस था कि हम किस तरीके से कंपनियां चुनते हैं, किस तरीके से हम मार्केट को देखते हैं, किस तरीके से हमने एज एन AMC हमने बिल्ड किया है। जो हमारा एक्सेल फ्रेमवर्क थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस यही है कि सब प्रोसेस जब तक आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करोगे, तो वी एज फंड मैनेजर, एज एसेट मैनेजर, हम भी कभी इमोशनल हो जाएंगे। तो हमने भी सारा का सारा हमारा भी इमोशन बीच में न आए, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क बिल्ड की है। और एक और मैं बात कहूँ कि मैंने आपको बताया 35 स्टॉक, और हमारे जो फ्लैगशिप फंड में 25 स्टॉक का हमने कमिटमेंट दिया है। ये जब हम कमिट करते हैं ना कि मैं इतना ही स्टॉक रखूंगा, मतलब ये इतना बढ़िया है कि ये वो वाली बात हो गई। उमेश मेहता, मैंने मेरे वार्डरोब में सिर्फ 5 ही शर्ट में रखूंगा, तो मैं हमेशा बेस्ट 5 रखूंगा। अगर उमेश मेहता के वार्डरोब में 10, 12, 15 है, तो जो 12वां जो शर्ट है वो मैं आपके सामने पहन के आ नहीं सकता, इस तरीके का। तो इन्वेस्टिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि वी हैव टू कमिट कि भाई मैं इतना स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाऊंगा। हम पर्सनली भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, द मोमेंट वी कमिट कि भाई मैं इतने स्टॉक से इतने स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो हम हमेशा वी ऑलवेज एंडेवर कि अपने पास बेस्ट रहे। अगर वो लिमिट नहीं है तो 36वां स्टॉक पेटीएम, 27वां स्टॉक, 37वां स्टॉक नायका, 28, 30वां, 40वां, 50वां सब भर जाते हैं और इन्वेस्टर का रिटर्न कॉम्प्रोमाइज होता है अल्टीमेटली। तो ये थॉट प्रोसेस क्या है, हम किस तरीके से हमने ये बनाया है, सिस्टम ड्रिवन, वी हैव मेरिट टेक्नोलॉजी, और इस तरीके से हम जो प्रोडक्ट लाए हैं, तो हमें आशा है कि अच्छा पैसा बनेगा, कंसिस्टेंट पैसा बनेगा। और लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्टर को वो देखना सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा और इसे भारत मार्केट में इन्वेस्ट रखना चाहिए। और अगले 10 साल में तो बहुत अच्छा बड़ा पैसा बनने वाला है। और ये मिड और स्मॉल कैप जो फंड है ELSS का, उसमें पैसा इन्वेस्ट करके, निवेश करके इन्वेस्टर का अच्छा पैसा बनेगा। तो अब मैं विश्राम लेता हूँ और क्वेश्चन आंसर के लिए चिराग, if let me know if there are questions so that we can answer, I can answer. बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह से पूरा प्रेजेंटेशन समझाया और काफी मार्केट इंसाइट भी दी। काफी सारे सवाल है जो चैट और Q&A में आए। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे आपके सवाल Q&A सेक्शन में आप डालिए ताकि हम उसको पढ़ के अच्छे से आंसर कर पाए। उमेश भाई, जस्ट पिक अप सम क्वेश्चंस दैट are there. So can we say that Samco ELSS fund is presently only a fund based on mid cap and small cap, or Yes. will there be any other category, stocks? Mid and small cap,
And in ELS category, the mid and small cap exposure, probably we are having 100%. All the money that जो हमें पैसा आएगा, हम सारा का सारा mid और small cap में लगाएंगे. ओके उमेश भाई, मैं ऐसा समझू कि इसमें लार्ज कैप स्टॉक एक भी नहीं होगा या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर हमने इन्वेस्ट करने के बाद 3 साल बाद जो लार्ज कैप हो गया तब वो हो सकता है. बाकी जब हम नया पैसा, शुरुआती पैसा तो सब मिड और स्मॉल कैप में डालेंगे. ठीक है. One question is by Mr. Jain is that why 35 stocks? Samco Flexi Cap Fund में 25 स्टॉक थे जो आइडियल पोर्टफोलियो साइज था. ELSS में 35 स्टॉक क्यों? हाँ, तो मैंने एक स्लाइड में थोड़ा कवर किया था कि बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, वॉलिटिलिटी, बिजनेस रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन, तो ये 4 फैक्टर के कारण 35 इज द मोस्ट ऑप्टिमम, वेर इन उसे रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे और वॉलिटिलिटी भी कंट्रोल होगी. करेक्ट. एक दर्शक है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, बट उन्होंने कहा है कि टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विद द रूरल पीपल देयर नीड्स टू बी सम फिजिकल कनेक्शन प्रेजेंट, like a postcard or a statement or something that gives them more confidence to non-IT investors. So Umesh bhai, would you like to answer this question or do you want me to take this question up? If you can. Yeah, so Bilkul sir, there has been some effort that we are taking in connecting with people, with all our investors physically also. There are बहुत सारे हम हर एक फंड का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और इन्वेस्टर मीटअप भी होता है ताकि हम सारे इन्वेस्टर्स को अपडेट दे पाए, उनको एक एक्सपोजर दे पाए कि उनका जो पैसा निवेश किया हुआ है वो कैसे बढ़ रहा है. उसके अलावा फिजिकल टच के लिए भी एक एक्टिविटी डिस्कस हो रही है, तो काफी जल्द वो भी शुरू होगा. बट यस, ये हमें लास्ट टाइम में फीडबैक आया था, तो ये डेफिनेटली ये फीडबैक हम इसको लेंगे और इस पे काम करेंगे. एक दर्शक ने, विनोद जी ने पूछा कि लॉक इन पीरियड क्या है, तो इट इज 3 years स्टैंडर्ड फॉर ELSS कैटेगरी. आराधना जी ने पूछा है कि why not launch ELSS in Jan, Feb and March and why now? Also she wants to know that Flexi Cap is a comparatively slower performance in the peers. So would you like to give us a quick round of understanding on what is happening in that scheme? So ELSS launch तो launch किया है, but it is an open ended, तो आप पैसा इन्वेस्टर कभी भी डाल सकता है. और फ्लेक्सी कैप का जैसा मैंने बताया है कि I'll explain that because we have a 25% exposure in IT, that's why our car is moving little slower, but now sooner. So let me add one more example. So statistically since last 100 years, whenever there is a correction to the extent of 75%, that is typically a bottom. So Nasdaq corrected in 2000 to 2003 by 77%. Currently Nasdaq cannot correct by 77 because you have profitable companies. So now if we want to see the same replica, same replica is available in ARKK ETF fund. So ARKK ETF fund is down by 77%. So that statistically the bear market is over. So मंदी है ना अभी इधर है, मार्केट में नहीं. Okay. नीलिमा जी का सवाल है, is there a single premium or regular investment option available? So Umesh bhai, I'll take that question up. नीलिमा जी, आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप ELSS में मंथली SIP के माध्यम से ईयर्स के स्टार्ट से निवेश करते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो. बेस्ड ऑन योर टैक्स एक्सपोजर और बैंडविड्थ लेफ्ट इन ATC, आप उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हो. क्या एक नीलिमा जी का ही सवाल है, PPF के साथ इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं? तो नीलिमा जी, जैसे हमने कहा कि एक ATC में एक लिमिट है, तो अगर आपका वो लिमिट नहीं हिट हुआ है तो ELSS का आप बेनिफिट ले सकते हैं. इनका नाम नहीं है उमेश जी, बट इन्होंने पूछा है कि एंट्री और एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो के बारे में आप हमें बताएंगे प्लीज. एंट्री लोड 0, एग्जिट लोड 3 साल के बाद 0, और एक्सपेंस रेशियो तो सेबी के स्लैब वाइज है, कितना फंड का कितना कलेक्शन होता है वो हिसाब से स्लैब वाइज है, तो वो स्टैंडर्ड है. तो वो एक्चुअली मैकेनिकल है कैलकुलेशन, सो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी विल कलेक्ट, बट एंट्री एग्जिट लोड 0. ओके. एक सचिन जी का सवाल है, इन जनरल ELSS कैटेगरी टेक्नोलॉजी
सेक्टर का वेटेज होता है 10 से 12%, एंड आर वी गोइंग टू हैव सिमिलर वेटेज as FlexiCap fund, which is approximately 20-25% for ELSs also, or? So in a small, mid and small cap category, because there are 1,900 companies, so there are many sectors. It's not that we will have only one technology as a way, but so we will have a more wider spread of sectoral allocation. So that will not be that high. So it will be normal weights, around 10, 12, max 15% it can go. Okay. उमेश जी, एक सवाल जो जेनरिक मार्केट के रिलेटेड है, you can choose to answer or skip. The question is that, what about US recession risk, or, where do you see the global economy in the next 18 months? So देखिए, रिसर्च एज इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक्स में जहाँ पे हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो कैपिटलिज्म ज्यादातर देश थोड़े बहुत कम है, थोड़े को ज्यादा है, तो अल्टीमेटली दिस इज द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर. तो पिछले 100 साल में, बिकॉज वर्ल्ड हैज इवॉल्व्ड एज कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट बीइंग द मोटिव, सो इन नॉर्मल इकोनॉमिक साइकिल्स रिसेशंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. मतलब दिन के बाद कैसे रात आती है, तो नया नहीं है, बट लोग इसमें डर जाते हैं, अरे रिसेशन है इसलिए भूत है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और कई बार, मतलब पिछले इन 7 out of 10 times in America when there was recession, during that time markets have gone up, because market, देखो रिसेशन तो मैकेनिकल नंबर है, इतना 2 क्वार्टर का जीडीपी अगर नंबर आता है कम आता है तो बोलता है अरे रिसेशन है. मार्केट तो एक लाइव एनिमल है, मतलब मार्केट इज वेरी डायनेमिक. वो पहले से प्राइसिंग कर लेते हैं, अच्छा ठीक है रिसेशन आने वाला है, पता है, तो वो मार्केट पहले से नीचे आ जाता है. जब रिसेशन एक्चुअली जब आता है, क्योंकि ठीक है इकोनॉमी में स्लो मूवमेंट होता है, थोड़ी बहुत रुकावट आती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है, तो वो मार्केट पहले से कर लेता है. लेकिन इकोनॉमी में लैग इफेक्ट है, वो ग्राउंड लेवल में थोड़ा समय लगता है, इसलिए वो बोलता है अरे रिसेशन आ गया. बट वो उससे घबराने वाली बात नहीं है. रिसेशन में कई ऐसे रिसेशन है जहाँ पे मार्केट ऊपर गए, क्योंकि मार्केट पहले गिर चुके थे. नेहा जी का सवाल है कि जो फंड में 35 स्टॉक है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं? नहीं, मोटा मोटी 35 के आसपास ही रहेंगे, एक आध स्टॉक प्लस माइनस, बट दिस इज व्हाट वी वांट टू कमिट फॉर आवर इन्वेस्टर्स इन ELSS कैटेगरी. उमेश जी का लास्ट 2 सवाल लेंगे, फिर वी कैन रैप अप द सेशन. पराग जी का सवाल है कि सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन या कंट्रीब्यूशन का आप कुछ आइडिया दे सकते हैं उन्हें? सेक्टर वाइज मैं बोलूं, केमिकल रहेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, IT, इस तरीके से. और भी है ऐसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1900 कंपनियां हैं और 22-30 सेक्टर है. तो ऐसे सेक्टर में ऐसे नीचे देखा जाए तो और भी और भी छोटे छोटे हैं, मगर ब्रॉडली 10-12% के कन्विक्शन से कई सारी ऐसे कंपनियां सेक्टर्स है, केमिकल, IT, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, FMCG, NBFCs, ये सब कंपनियों में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे. एक नीलिमा जी का सवाल है, क्या हम लमसम और SIP दोनों मोड से इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो नीलिमा जी उसका जवाब है हाँ, आप दोनों मोड से इन्वेस्ट कर सकते हो. और लॉक इन 3 साल होता है ELSS कैटेगरी में. Yes, if there are any more questions, we would love to take them up. You can write to us. There's an email address on the website. Also, for any more information, आपको कुछ और information चाहिए सैमको ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में, तो आप samcomf.com विजिट कर सकते हैं. आज हमारे साथ समय बिताने के लिए और अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और ELSS में निवेश करने के लिए आप samcomf.com विजिट कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.